हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपना कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल में पार्ट टू करने जा रहे हैं सर। पार्ट टू, ये भी कोई मूवी चलेगी क्या? पार्ट वन, पार्ट टू, वर्जन 1, वर्जन 2? नहीं नहीं, ये एक नया अमेंडमेंट आया है आपके सिलेबस में। यहाँ कह सकते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 से अब आपको हर एक असेसमेंट को दो पार्ट में लेकर चलना है सर। दो पार्ट में, हाँ, पहले एक पार्ट में काम हो जाता था लेकिन अब दो पार्ट में लेकर चलना है, क्योंकि अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम करके नए टॉपिक्स आए हैं। जैसे इंडिविजुअल और एचयूएफ आप सामने देख सकते हैं, ये अल्टरनेट टैक्स रेजिम है और इसमें सेक्शन 115 BAC आया है। क्या आया है? ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बेसिकली है क्या, मैं आपको एक थोड़ी बात समराइज कर दूं। ऑलरेडी मैंने कर रखा है लेकिन मैं फिर से बोल देता हूं कि मान लेते हैं हम किसी इंडिविजुअल का असेसमेंट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम चैप्टर में जैसा हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि टैक्स लाइबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, इस टैक्स लाइबिलिटी के लिए हम लोग दो काम करते थे। मेरी बात ढंग से समझेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते थे नॉर्मल प्रोविजन से, और दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते थे AMT, यानी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अच्छा सर, इस अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और नॉर्मल प्रोविजन में जो भी एक्सेस होता था, मींस जो हायर अमाउंट होता था ना, उसकी हम टैक्स लाइबिलिटी देते थे। और जो AMT रहता था, जो एक्सेस चला जाता था AMT के नाम पे, इसकी हम टैक्स क्रेडिट ले लेते थे 15 ईयर्स तक। याद होगा आपको, बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि अभी अभी आपने वो चैप्टर एंड किया है तो आपको ये अच्छी तरह मालूम होगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। AMT चैप्टर देखा था हम लोगों ने, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इंडिविजुअल का पार्ट देखा था, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ATR, अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम। बेसिकली इसको कहा गया एग्जिस्टिंग रेजिम, लेकिन एग्जिस्टिंग कहने से अच्छा तो कह सकते हैं नॉर्मल प्रोविजंस। ये जो है आपका ATR, ATR है आपका अल्टरनेट टैक्स रेजिम। ये न्यू रेजिम भी कहलाता है, न्यू रेजिम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, वैसे इसको ATR कहेंगे। इंडिविजुअल के लिए जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ बोथ 115 BAC। बेसिकली अल्टरनेट टैक्स रेजिम, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेजिम। अगर आप ATR में जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप ATR में जाइए, लेकिन आपको काफी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। सर, तो आदमी क्यों जाएगा ATR में अगर हमको काफी सारे सैक्रिफाइसेस, डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को लेकर करने पड़े? तो हम ATR क्यों जाएंगे? क्योंकि आपका जो टैक्स रेट है ना, वो बहुत ही कम है, या कह सकते हैं कंसेशनल रेट्स हैं। क्या है? कंसेशनल रेट्स। देखिए ना, नाम में ही काम है। अच्छा सर, अगर हम वो डिडक्शन और एग्जेम्पशंस ना लें, कौन वाले आते हैं, अगर वो स्पेसिफिक डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को हम अवॉइड कर दें, उनको अवेल ना करें, तो हमारे ऊपर ये नए टैक्स रेट्स लगेंगे, ना कि वो वाले टैक्स रेट्स जो हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में करते थे। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में आपने देखा था नॉर्मल प्रोविजन में कि 2,50,000 तक नील होता है टैक्स रेट, एग्जिस्टिंग में, ओल्ड में 2,50,000 से अबव और अप टू ₹5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड 10 lakhs के अबव 30% टैक्स रेट था। यस और नो? लेकिन यहां पर जरा आप देखिए कि अल्टरनेट टैक्स रेजिम में टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। इन्होंने स्लॉट बनाया है 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, इतने 2,50,000 को ऐड करते चले गए। यानी फर्स्ट 2,50,000 की इनकम पर आपके ऊपर टैक्स लगेगा जीरो, जो एग्जिस्टिंग था वही न्यू वाले में भी है। लेकिन 2,50,000 टू 5 lakhs तक आपका टैक्स रहेगा 5%। सर, बोथ आर सेम? हाँ, मैंने कब कहा नहीं है। 5 लाख तक तो दोनों टैक्स स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन 5 लाख टू 7,50,000 तक आपका 10%, फिर से 250 यानी 10 lakhs के तक
15%, 10 lakhs के ऊपर 12,50,000 पर 20%, 12,50,000 to 15 लाख, तो 25% एंड 15 lakhs के अबव आपका 30% रहेगा। अगर मैं आपको ऐसे ही काउंट करवा दूं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अरे सर इतने ज़्यादा हमको याद कैसे रहेंगे? आप ऐसे एक एक करके काउंट करेंगे। मान लीजिए मुझे जाना है 9 लाख की इनकम पर, तो आपको मालूम है 4 बार ऐड होता है। कितनी बार ऐड होता है? 4 बार। 250 250 250 एंड 250। 9 लाख आपके फोर्थ स्लैब में आएगी। मैं कहूँ 7 लाख तो थर्ड स्लैब में आएगी। मैं कहूँ 12 लाख तो फिफ्थ स्लैब में आएगी। ऐसे ही पता चल जा रहा है कि आप किस स्लैब में जा रहे हो। अगर 15 लाख के ऊपर है तो आप 7th स्लैब में आ जा रहे हो, यानी कि वहां 30% टैक्स रेट लगेगा। अगर मैं बोलूं कि 7 लाख है, 7 लाख का मतलब थर्ड स्लैब हो गया, तो थर्ड स्लैब का मतलब 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख। 7 लाख का मतलब 7.5 लाख की कैटेगरी में थर्ड स्लैब में आ गया तो आप 10%, 0 5 10 सीधे सीधे पता चल जाएगा 7 लाख इस कैटेगरी में आएगा। तो ज्यादा दिमाग रखने की जरूरत नहीं है, मतलब दिमाग तो रखें, कॉमन सेंस, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं स्लैब रेट, वो आपके ऊपर है आप कैसे देखना चाहते हैं। अदरवाइज आप एक एक करके स्लैब बना सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि एक बंदे की इनकम है 7 लाख, तो आप एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में बताइए और एटीआर में बताइए। अप टू 2,50,000 तक सर यहां पर नील, नेक्स्ट 2,50,000 तक सर 5% के हिसाब से आ जाएगा 12,500, एंड रेस्ट 2 लाख अगर बचता है तो इस पर आपका एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में सीधे सीधे, अरे बोलो 20% आ जाएगा ना? यस सर। लेकिन अगर हम एटीआर में जाएं तो फर्स्ट 2,50,000 पर नील, रेस्ट 2,50,000 पर आपका 12,500, एंड रेस्ट 2 लाख का 5 के बाद 10% आता है ना, तो 20,000। देखिए ना सर बच गया, आपकी बचत हो गई ये 32,500। इतनी ज्यादा सेविंग्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल रेट एनीवेयर। फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग दिस बेनिफिट ऑफ एटीआर कंसेशनल रेट, you are required to sacrifice so many different exemptions, deductions, or you can say set off, or you can say carry forward of losses। आपको कई सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि वो सैक्रिफाइस, भाई हर आदमी, हर इंसान वो बेनिफिट नहीं पाता। एक अगर मैं नॉर्मल एक बंदे की बात बताऊं, वो सैलरी पाता है, नॉर्मल सैलरी 6 lakhs, ही इज नॉट गेटिंग एनी अलाउंसेस, बेनिफिट्स और परक्विजिट्स। नॉर्मली उसको प्लेन प्लेन हर महीने उसके अकाउंट्स में 30 से 40,000 50,000 सैलरी ट्रांसफर हो जाती है, दैट्स इट। और उसको नॉर्मल कोई बेनिफिट, स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो भैया तुम एटीआर में चले जाओ, आपको कुछ सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्रीफाइस तो वहां करने पड़ेंगे जहां पर कोई बंदा, मेरी बात ढंग से समझे, जहां पर कोई बंदा सेक्शन 10A में न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट्स जो हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसका डिडक्शन अवेल करता है, उसका सैक्रिफाइस उसको करना पड़ेगा। उस डिडक्शन को अब अवेल नहीं कर सकता वो। कोई बंदा सेक्शन 10 क्लॉज 5 है, मैं सब सेक्शन बोल रहा हूं, माफ करेंगे आप लोग, सब क्लॉज जोड़ेंगे वर्ड, मैं सब सेक्शन जोड़ूंगा अपने इजीनेस के लिए, कन्वीनियंसी के लिए। सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में लीव ट्रेवल कंसेशन को बेनिफिट में लेता है। अगर कोई बंदा लीव ट्रेवल कंसेशन या अलावेंसेस का बेनिफिट लेता है तो अब उसको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला एटीआर में। सेक्शन 10A का बेनिफिट नहीं मिलेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अगर न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट्स हैं तो उसका बेनिफिट अब इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा 10AA का। सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 का बेनिफिट लीव ट्रेवल अलावेंसेस का उसको बेनिफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A हाउस रेंट अलावेंसेस का बेनिफिट उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सेक्शन 10 13A उसको हाउस रेंट अलावेंसेस का बेनिफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, देयर आर सो मेनी डिफरेंट बेनिफिट्स अंडर दिस सेक्शन। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल सेक्शन 10 14 को उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा 4 चीजों को छोड़ करके, मींस 4 चीजों का बेनिफिट अभी भी उसको मिलेगा, लेकिन बाकी अलावेंसेस का उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 इधर देखें, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 17
एमपी एमएलए का जो अलाउंसेस है, डेली अलाउंसेस, उसका उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब हर आदमी एमपी एमएलए नहीं होता, तो एमपी एमएलए को जो मिलता है बेनिफिट, डेली अलाउंसेस, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 17, सेक्शन 10 सबसेक्शन 32, जो माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड की जाती है, क्लबिंग हेड में पढ़ा होगा आपने, क्लबिंग ऑफ इनकम में जो माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड की जाती है ट्रांसफरी के हाथ में, या आप कह सकते हैं जिसके हाथ में क्लब होती है इनकम, उसको 1500 का बेनिफिट मिलता है पर माइनर चाइल्ड, पर माइनर चाइल्ड का उसको बेनिफिट मिलता है, उसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सर आपने बताया सेक्शन 10A स्पेशल न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट अगर स्पेसिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 5, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, सेक्शन जिसको मैंने अभी नहीं बताया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 एमपी एमएलए का डेली अलाउंसेस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 माइनर चाइल्ड का अलाउंसेस, ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 16 के अंतर्गत जो सैलरी हेड में हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन मिलता था और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता था, कट, सारे के सारे कट। अब आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 का बेनिफिट था वो नहीं मिलने वाला। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का बेनिफिट जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था 5,000 एक्चुअल अमाउंट 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस, वो अब आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और थर्ड आपका था प्रोफेशनल टैक्स, वॉट एवर द अमाउंट इज एक्चुअली पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉय इन दिस अकाउंट इज डिडक्टेबल। एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का वो बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। सेक्शन 16 पूरी तरह से कट। सेक्शन 24B आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट था वो अब आपको नहीं मिलने वाला। इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। सेक्शन 32 additional depreciation, normal depreciation yes you can avail according to the taxation law, but additional depreciation now you are needed to sacrifice। additional depreciation section 32 में आपको sacrifice करना पड़ेगा। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, भैया आप सेक्रीफाइस कर लो, साइंटिफिक रिसर्च का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। सेक्शन 35 2AA इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, उसको भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्शन 35 ट्रिपल सी, सेक्शन 35 CCC जो नोटिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट होते हैं उनके में जो कंट्रीब्यूशन होता है या एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्शन 35 ट्रिपल सी। इसके बाद सेक्शन 80 में आपको सेक्रीफाइस, सेक्शन 35AD, सॉरी बीच में छूट गया, 35AD उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 35AD ये होता है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, इसको भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस मैंने बताए थे, शुगर केन का बिजनेस हो गया, हनी वैक्स का बिजनेस हो गया, ये सारे बताए थे ना, होटल हॉस्पिटल एंड हाउसेस, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, फर्टिलाइजर वगैरह, वो सब आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। पीजीबीपी तक हो गया, कैपिटल गेन में कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना। लेकिन अदर सोर्सेज में सेक्शन 57 2A पेंशन का जो हमें डिडक्शन मिलता था वो अब आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। यस, अरे भैया जब सैलरी में हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन सैक्रिफाइस किया तो फैमिली पेंशन में भी हमको डिडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 80 पर आ जाते हैं। सेक्शन 80 में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इन दो के अलावा। 80CCD 80JJAA, 80CCD 80JJAA। CCD न्यू पेंशन स्कीम है, JJAA न्यू एम्प्लॉयमेंट के भर्ती करने पर जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है, वो आपको मिलेगा। यानी दो केवल डिडक्शंस आपको मिलेंगी, 80CCD एंड 80JJAA। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेट ऑफ की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट आप नहीं कर पाएंगे। एटीआर लेते समय, एटीआर मींस अल्टरनेट टैक्स रेजिम में आपको हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते आप, पहली चीज। दूसरा, अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है वो भी अब आप डिडक्शन बेस्ड कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, डिडक्शन बेस्ड कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो उसको भी आप अब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे सेक्शन 35AD का अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं बता दूं। अभी सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 बचा हुआ है। मैंने कहा आपके ये सारे एग्जेम्पशंस और बेनिफिट्स विड्रॉ कर लिए जाएंगे। फर्स्ट देखें तो सेक्शन 10AA, ये न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट इन SEZ, याद रखना बड़ा आसान है, मैंने पूरा सिस्टमैटिक बनाया है। कैसे? सेक्शन 10
ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 आपका लीव ट्रेवल कंसेशन, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 मैंने कहा अभी बताना बाकी है। 14 के पहले मैंने कहा 13A हाउस रेंट अलाउंसेस, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 बताना बाकी है, पूरा एक डिटेल है अभी। इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस आने वाले हैं जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए। सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 MP MLA को मिलने वाला डेली अलाउंसेस वो अब नहीं मिलेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 माइनर चाइल्ड का बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा एग्जामिशन का। सेक्शन 16 उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी सैलरी हेड में। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन रिलेटिंग टू द हाउस प्रॉपर्टी उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सेक्शन 32 एडिशनल डेप्रिसिएशन 32(1)(2)A एडिशनल डेप्रिसिएशन उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35(2)AA इन हाउस रिसर्च, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेसेस यानी इंसेंटिव बेस्ड डिडक्शंस, ठीक है। सेक्शन 35CCC एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं नोटिफाइड उन पर कोई एक्सपेंडिचर होता है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सेक्शन 35 हो गया। 35 में कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं। 32 भी हो गया, 35 भी हो गया, ठीक है। कोई एक छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा। अच्छा जी, पीजीबीपी इज ओवर। इसके बाद आपका कैपिटल गेन में सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अदर सोर्सेज की मैं बात करूं तो सेक्शन 57 में जो हमको फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता था उसका डिडक्शन अब नहीं मिलने वाला। फैमिली पेंशन का, फैमिली पेंशन पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। 57 के बाद आपका आता था सेक्शन 80, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80CCD 80JJAA, ये दोनों बेनिफिट अभी भी मिलेंगे आपको एवन दो यू आर फॉलोइंग ATR अल्टरनेट टैक्स रेजिम। आप सेट ऑफ नहीं कर सकते इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेट ऑफ सेम ईयर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एनी अदर हेड ऑफ इनकम से, केवल हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हो, ठीक। और कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो डिडक्शन बेस्ड कोई भी लॉस होगा तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर सकते। डिडक्शन बेस्ड कोई भी लॉस होगा तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इस पर भी स्टॉप है। तो आपका ये मैंने पूरा सिस्टम क्लियर कर दिया, कौन कौन से सेक्शंस अब आपको बेनिफिट में नहीं मिलेंगे A to Z। अब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल इत्मीनान से समझ में आएगा क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 फूड और बेवरेजेस, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 फूड और बेवरेजेस, इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा पर्क विजिट्स में। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। जो मुझे अब आपको डिस्कस करवाना है वो है ऑल अबाउट योर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। सब सेक्शन में बोल रहा हूँ, आप क्लॉज बोलेंगे। सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 है आपका डिफरेंट अलावेंसेस। जैसे सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में अगर मैं कहूँ कौन कौन से अलावेंसेस आते हैं, सबसे पहला आएगा एजुकेशन अलावेंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस। याद होगा सर वही 100 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ, हाँ वो अब आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ याद होगा आपको हॉस्टल अलावेंसेस, अब आपको ये भी नहीं मिलेगा। अभी तक आपको मिलता था यूनिफॉर्म अलावेंसेस, हॉस्टल अलावेंसेस 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्स फॉर 2 चिल्ड्रन। इसी तरह यूनिफॉर्म अलावेंसेस आपको बेनिफिट मिलता था जितना आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर करेंगे यूनिफॉर्म पर उसका बेनिफिट आपको मिल जाता था। हेल्पर अलावेंसेस मिल जाता था, हाँ या ना। ये तो सर चीज़ें थी, ये अब आपको नहीं मिलेंगे। नो, नो, बिग नो, नॉट स्मॉल नो बट बिग नो। अच्छा ये चार चीजें, एक और है रिसर्च अलावेंसेस, इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, तैयार हो गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑल दोस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, दीज 5 थिंग्स आर देयर। इन 5 में से एक का बेनिफिट नहीं मिलेगा और बाकी 4 का बेनिफिट अभी भी मिलेगा ATR में। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से सुने, 2-3 बार सुनेंगे आपके दिमाग में ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। कोई चीज नहीं आती है तो बट ऑब्वियस है उसको दिमाग में सेट करने में टाइम लगता है। वंस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व और मीन्स आपने चीज़ों को कंसेप्चुअली अगर एब्जॉर्ब किया है, ऑब्जर्व किया है, एडजस्ट किया है, लर्न किया है कंसेप्चुअली, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे भी। अगर मैं आपको बोलूं
1014 में ये 5 और अलाउंसेस हैं, जिसमें से 4 का बेनिफिट मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा, 4 का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कोई ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को देता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाला बंदा अपने एम्प्लॉय को देता है और उसका बेनिफिट मिलता था 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ सच अलाउंसेस अब वो नहीं मिलेगा। अब वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ट्रांसपोर्ट बिजनेस to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running of such transport from one place to another। मान लो एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक को लेकर के निकला एक सिटी से दूसरे सिटी में, अब कितने दिन में आएगा जाएगा वी डोंट नो, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता था, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है। अब ये उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है किसी नॉन ट्रांसपोर्ट बिजनेस के एम्प्लॉय को, नॉन ट्रांसपोर्ट बिजनेस के एम्प्लॉय को, नॉन ट्रांसपोर्ट बिजनेस के एम्प्लॉय को अगर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है ताकि अपनी वो ड्यूटी को परफॉर्म कर सके, तो उस केस में कहा गया, भाई मान लो एक बंदा है, उसको मैंने कहा भाई तुम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हो, तो ले लो कंट्रीब्यूशन, कुछ हम दे देते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के नाम से। तो नॉर्मली ये टैक्सेबल होता था, अभी भी होगा, पहले भी ये टैक्सेबल नहीं होता था। किसी डेफ, डम या हैंडीकैप्ड बंदे के फॉर्म उसमें 3200 रुपए उसको माफ होता था, कितना, 32 पर मंथ उसको माफ होता था अलाउंसेस। अभी भी ये माफ होगा। अगर कोई बंदा अंधा है, अगर कोई बंदा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता और हैंडीकैप्ड है, तो उसको ये बेनिफिट अभी भी मिलेगा। तो आपको कॉमन सेंस अगर यूज किया होगा तो आपको समझ में आया होगा क्यों। पहला कहा गया ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अगर कोई ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करने वाला एम्प्लॉय है, तो उसको जो मिलता था 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ सच अलाउंसेस, वो अब नहीं मिलेगा एटीआर में। दूसरा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसी नॉर्मल बंदे को जो ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो अपने एम्प्लॉय को देती है, भैया तू घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हो तो बस का हमसे पैसा ले लो, ट्रेन का हमसे पैसा ले लो, ऑटो का हमसे पैसा ले लो, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो वो पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है। पहले भी केवल ब्लाइंड और डेफ के मामले में मिलता था, अभी भी वो उन्हीं को ही मिलता है। कितना मिलता था? पहले भी 3200 पर मंथ माफ होता था, अभी भी 3200 उसकी मैक्सिमम लिमिट है माफ करने की, तो कोई अंतर नहीं आया इसमें। अब कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां मैं थोड़ा आगे बढ़ा, कन्वीनियंस अलाउंसेस। सर आप ऐसी बात करते हैं, अब कन्वीनियंस अलाउंसेस क्या है? भाई कन्वीनियंस अलाउंसेस क्या होता है कि मैंने आपको एक गाड़ी दे दी, स्कूटर दे दिया, मोटरसाइकिल दे दिया, कार दे दिया, कन्वीनियंस दे दिया। तो कन्वीनियंस अलाउंसेस अगर मैं आपको दे रहा हूं, आप अपनी गाड़ी ले आ रहे हो, मैंने आपको कन्वीनियंस अलाउंसेस दे दिया। तो कन्वीनियंस अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वीनियंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। तो उस केस में कहा गया पहले भी ये बेनिफिट मिलता था, अभी भी आपको ये बेनिफिट मिलता है। अच्छा, कन्वेंस अलाउंसेस समझ में आ गया, पहले भी मिलता था, अभी भी मिलेगा। अब कहा गया अगर कोई अलाउंसेस कहा मिलता है टूर और ट्रैवल के केस में जो ऑफिस से पर्पजेज हो, पहले भी ये बेनिफिट मिलता था, अभी भी ये बेनिफिट मिलेगा। लास्ट कहा गया डेली अलाउंसेस अगर मिलता है, ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ द एब्सेंस फ्रॉम अ वर्किंग प्लेस, नॉर्मल वर्किंग प्लेस, तो वहां पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है, तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डेली अलाउंसेस जैसे पहले बेनिफिट मिलता था, अभी भी मिलेगा। टूर्स एंड ट्रेवल्स अगर ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने में खर्च किया गया तो जितना पहले भी मिलता था अभी भी उतना ही मिलेगा। कन्वीनियंस अलाउंसेस जितना पहले बेनिफिट मिलता था उतना अभी भी मिलेगा। और मैंने कहा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो नॉन ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज को मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 3200 पर मंथ, जो हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड, डेफ और डम्ब होते हैं उनको मिलता था, अभी भी वो बेनिफिट मिलेगा। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, चार, ये बस सेक्शन 1014 के चार चीजें आपको अभी भी मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। अब चाहे वो हॉस्टल अलाउंसेस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो, यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो, हेल्पर अलाउंसेस हो, रिसर्च अलाउंसेस हो, या ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को हो, ये नहीं मिलेंगे। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। पक्की बात। एक बार मैं फिर से रिकैप कर दूं क्योंकि आपको ये लिस्ट याद रखने में ही थोड़ी दिक्कत आएगी, अदरवाइज इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैलकुलेशन सो इजी, सो इजी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस ये जो मैंने लिस्ट बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे पर्पज ये है कि चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाएं, और जब चीज आए तो एग्जाम में फटाक से आंसर आ जाए। मैंने कहा सेक्शन 10A स्पेसिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में न्यूली स्टैब्लिश जो यूनिट को डिडक्शन मिलता है वो अब नहीं मिलेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 5 ये आपको लीव ट्रेवल कंसेशन का सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 13 है।
हाउस रेंट अलाउंसेस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 पूरी लिस्ट बताई मैंने। सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 डेली अलाउंसेस टू एमपी और एमएलए। सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 माइनर चाइल्ड की इनकम। सेक्शन 10 नहीं, सीधे आप छोड़ दो। 32 के बाद सीधे सेक्शन 16 कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा। सेक्शन 32 एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35 2AA इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35 ट्रिपल सी एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट में नोटिफाइड जो होते हैं एक्सपेंडिचर करने पर नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 में फिर एक चीज 35AD वो भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 फूड और बेवरेजेस वो भी नहीं मिलेंगे। सेक्शन 35 के बाद मैंने बताया था सेक्शन 57 फैमिली पेंशन का बेनिफिट वो नहीं मिलने वाला। सेक्शन 57 के बाद आ गए थे सीधे डिडक्शंस पे, नहीं मिलेंगे। 80CCD और 80JJAA ही मिलेगा आपको। सेट ऑफ नहीं कर सकते हाउस प्रॉपर्टी को, बिल्कुल नहीं कर सकते दूसरे हेड ऑफ इनकम से। कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड की बात की जाए तो ब्रॉड फॉरवर्ड सारे के सारे लॉसेस खत्म हो जाते हैं अगर वो डिडक्शन और एग्जेम्पशन बेस्ड होते हैं तो। क्या छूटा? कुछ भी नहीं छूटा, सारी चीजें मैंने बता दी। अब जो चीज नहीं बताई है हम उसके बारे में बात करते हैं। शुरू से चलते हैं, बिल्कुल शुरू से। एटीआर मतलब अल्टरनेट टैक्स रिजीम। अब आपको कंसेशनल रेट टैक्स लगेगा। फर्स्ट 2,50,000 तक नील, 2,50,000 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू 7,50,000 10%, 7,50,000 टू 10,00,000 20%। हाँ, 7,50,000 टू 10,00,000 15%, बीच में एक छोड़ दिया, चलो। 10,00,000 टू 12,50,000 20%, 12,50,000 टू 15,00,000 25%, 15 लाख के अबव रहेगा तो 30%। ये हमारे टैक्स स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, इसमें अब हमको कुछ याद रखना है, ये इंडिविजुअल के ऊपर और एचयूएफ के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होंगे टैक्स रेट, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। पहले हम लोग देखते थे ना सर, अगर वो 60 ईयर्स का हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या 60 ईयर्स को क्रॉस कर जाता है तो उसको 3 लाख तक का बेनिफिट मिलता था इंस्टेड ऑफ 2,50,000। एंड इफ इट इज अ केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन देन ही वाज गेटिंग द बेनिफिट अप टू रुपीज 5 लाख। 5 लाख। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, 2.5 लाख तक माफ है, चाहे वो रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल चाहे 60 साल से कम हो, 60 से 80 के अंदर हो या 80 से अधिक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे केसेस में 2,50,000 तक ही माफ है। ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरा, सरचार्ज हमारे जैसे पहले मिलता था 10 15 25 36 37, वो सारे के सारे सरचार्ज के रेट अभी भी एप्लीकेबल होंगे। 10 15 25 एंड 20 37, ये सारे के सारे सरचार्ज के रेट्स पहले जैसे लगते थे। इन द सेम वे शैल अप्लाई। एएमटी अब नहीं मिलेगा, देखो ना मैंने शुरू में ही बता दिया था। एएमटी कहाँ पर था? एग्जिस्टिंग रेजिम में था। क्या मैंने एटीआर में कहीं एटीएम एएमटी लिखा है? नहीं सर, नहीं लिखा आपने, तो वो नहीं मिलने वाला। एएमटी का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलने वाला। और तो और जो एएमटी की क्रेडिट रहती थी ना, मान लो एएमटी की कोई क्रेडिट है वो अब लैप्स कर जाएगी। मान लो आप यहाँ पर एएमटी में गए, कहाँ गए? एएमटी में गए ये, और उसकी टैक्स क्रेडिट बची हुई है। अब आप स्विच कर रहे हो, नहीं सर हम तो इस नए बेनिफिट को फॉलो करेंगे, तो भैया एएमटी को अब आप भूल जाओ। एएमटी को अब आप भूल जाओ। रिबेट अंडर सेक्शन 87 स्टिल अवेलेबल। जैसे 87A 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए की अगर किसी की टैक्सेबल इनकम है और 12,500 और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लेस, उसको बेनिफिट मिल जाता था। रेजिडेंट इंडिविजुअल होने पर ही, रेजिडेंट इंडिविजुअल होने पर ही ये बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब ऐसा बेनिफिट नहीं मिले। ऐसा बेनिफिट अभी भी मिलेगा। लास्ट है आपका स्पेशल टैक्स रेट। सर ये स्पेशल टैक्स रेट क्या है? अब मैं इस पहली लाइन के बारे में आपको बताता हूँ। फिर से थोड़ा शुरू करते हैं। अब सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, खत्म होने वाला है चैप्टर, केवल हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, दैट्स इट। खत्म खत्म। एक छोटा सा लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, 2 पॉइंट, उसके बाद खत्म है। कहता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स। अदर देन यानी ये जो टैक्स रेट्स लग रहे हैं ना, ये नॉर्मल इनकम पर है। स्पेशल टैक्स रेट्स जिन पर लगता है, ऊपर देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ये जिस पर स्पेशल टैक्स रेट्स लगता है उस पर वही लगेगा जो पहले लगता था। जो पहले लगता था टैक्स रेट वो अभी भी लगेगा अगर वो स्पेशल इनकम है। कौन कौन सी स्पेशल इनकम है? वो इनकम जो आपकी चैप्टर नंबर 12 में दी हुई है। तो चैप्टर नंबर 12 में कौन कौन सी इनकम दी हुई है? सर ये इनकम्स हैं, यहां से आप याद रखेंगे। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स रेट पहले भी लगता था, अभी भी लगेगा। 111A
112 जैसे पहले लगता था 20% या 10%, अभी भी वैसे ही लगेगा। 112A 10% जैसे लगता था वैसे ही लगेगा, 10% जैसे लगता था वैसे ही लगेगा। और पीजीबीपी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में आपको याद होगा 115B, अगर आपने पढ़ा है तो नहीं पढ़ा तो अब आप समझ लीजिए। सेक्शन 115B लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो 12.5% के हिसाब से लगती है, वो टैक्स रेट होता है इंश्योरेंस बिजनेस के केस में। 115B 115B लॉटरी के केस में 30% का टैक्स रेट था। हाँ, 115BBE 115BBE ये हमारा अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट था। ई का मतलब एक्सप्लेन, लेकिन याद रखो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट वगैरह है, तो उस केस में हमारा टैक्स रेट रहता था 60 + 25 + 4%। देखो सामने लिखा है 60 + 25 + 4%। अगर आपको नहीं मालूम है तो आज एटलीस्ट आपको ये मालूम हो गया कि हमारा जो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट होता है उस पर टैक्स लायबिलिटी होती है 60 + 25%। आप ऐड कर लेंगे तो 75 हो जाएगा, 25 ऐड करने पर 60% में 75 + 4% 3% और ऐड कर लें तो आपका हो जाएगा 78%। ठीक है ना। इनकम फ्रॉम पेटेंट 10% लगता था, और कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर करने पर अगर कोई इनकम होती है तो 10% पहले भी लगता था, अब भी 10% लगेगा। ठीक, तो ये स्पेशल टैक्स रेट है जो चैप्टर नंबर 12 में दिए रखे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% और 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 10%, और इंश्योरेंस बिजनेस का 12.5%, लॉटरी इनकम का 30%, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट का 78%, और अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट के बाद आ गए लास्ट में हम लोग कार्बन क्रेडिट 10%, इनकम फ्रॉम पेटेंट 10%। ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये स्पेशल टैक्स रेट थे। तो ये वैसे ही लगते रहेंगे जो पहले लगते थे उसी रेट से। बताइए, हमने ये आपको खत्म कर दिया। हाँ, ये सारे पॉइंट्स बता दिए। ये याद रखना है, रिबेट मिलेगी, एएमटी का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। एएमटी का कोई क्रेडिट होगा तो लैप्स कर जाएगा। एक और पॉइंट था ना, हाँ, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होंगे तो वो लैप्स कर जाएंगे अगर वो डिडक्शन और एग्जाम्पशन बेस्ड हैं तो। ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए और यही लिस्ट थी जो याद करने में दिक्कत करती है। अब ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट की बात करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हमारे केवल क्वेश्चन बैंक रह जाएंगे जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट क्या है? ऑप्ट इन का मतलब, मान लेते हैं अगर कोई सैलरी वाला बंदा है, चलिए आप इसको छोड़े ना देखें, सैलरी वाला बंदा है तो उसको कहा गया हर साल रिटर्न भरने के पहले बता देना, रिटर्न में इंडिकेट कर देना कि भैया तुम ऑप्ट इन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नॉर्मल में जा रहे हो या ऑप्ट इन कर रहे हो 115 BAC, एटीआर में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, हर बार रिटर्न भरने के पहले करना। हाँ, एवरी ईयर। अगर कोई सैलरीड वाला पर्सन है, यानी कोई भी पर्सन जिसका पीजीबीपी नहीं है, मेरी बात ढंग से समझे, अगर उसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो वो हर साल ऑप्ट इन कर सकता है, हर साल ऑप्ट आउट कर सकता है। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मैं फिर बोलता हूं, अगर कोई बंदा सैलरीड इनकम पाता है या पीजीबीपी की इनकम नहीं है, अदर देन पीजीबीपी है उसकी इनकम, पीजीबीपी की कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है, हर साल उसके पास पावर है कि उसको ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकता है। 2021-22 के लिए उसने कहा हाँ मैं एटीआर में जाऊंगा, 2022 और 23 के लिए कह सकता है ठेंगा मैं एटीआर में नहीं जाऊंगा। वो अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा, जहां उसको फायदा मिलेगा वहां चला जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन की पीजीबीपी की इनकम भी है या पीजीबीपी की इनकम ही है तो उस केस में कहा गया वो एक बार ऑप्ट इन करेगा, और अगर उसने एक बार ऑप्ट इन कर लिया तो हमेशा ऑप्ट इन करते हुए चले जाएगा। अगर कभी ऑप्ट आउट करना होगा तो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्ट आउट करेगा, और उस ऑप्ट आउट को करने के बाद वो फिर ऑप्ट इन नहीं कर पाएगा, ये भी याद रखिए। अगर किसी एसएससी की पीजीबीपी की इनकम भी है या पीजीबीपी की इनकम ही है तो एक बार ही वो ऑप्ट आउट कर सकता है या ऑप्ट इन कर सकता है, उसके पास दोबारा मौका नहीं मिलेगा ऑप्ट इन करने का। एक बार अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया, ऑप्ट इन करने के बाद ऑप्ट इन किया, उसके बाद 2 साल 4 साल बाद ऑप्ट आउट कर लिया, तो भैया दोबारा अगर आप चाहेंगे ऑप्ट इन कर लें तो वो पॉसिबिलिटी जीरो है। ये कहानी है इसकी पूरी की पूरी। दैट्स इट। अब इसके नीचे क्वेश्चन बैंक है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो अपने में पूरा एक पहाड़ था, बिल्कुल सही बात है। देखने में तो 2 पेज का चैप्टर है, 2 से 2.5 पेज का, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ इसके प्रोविजंस बहुत ज़्यादा है। तो बेटर टू अंडरस्टैंड दोज प्रोविजंस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं एक बार फिर लिस्ट गिना देता हूँ। 10AA 10.5 10.7 10.14 10.17 10.32
1032 के बाद 16 17 टू 24B 32 35 35 2AA 35AD 35CCC 35 के बाद आ जाएगा सेक्शन 57 सेक्शन 80 सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का दूसरे हेड से नहीं हो सकता सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं ले आ सकते बात खत्म रिबेट मिलती रहेगी 87A की AMT का कोई क्रेडिट होगा लैप्स कर जाएगा सरचार्ज वैसे ही एप्लीकेबल होंगे 10 15 25 37 जैसे वो एप्लीकेबल होते थे कहीं कोई फर्क नहीं है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया वो सेक्शन 10 क्लॉज 14 बताया जिसमें मैंने कहा एजुकेशन अलाउंसेस अब नहीं मिलेगा हॉस्टल अलाउंसेस का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा यूनिफॉर्म अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा रिसर्च अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा हेल्पर या असिस्टेंस अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अगर मिलता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए तो 10,000 और 70% विच एवर इज लेस वाला हिसाब किताब था वो अब नहीं मिलेगा लेकिन हाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है किसी ब्लाइंड को जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय ना हो उसको अगर ये बेनिफिट मिलता है ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड को तो वो अभी भी मिलता रहेगा डेली अलाउंसेस जैसे उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिलता था वो अब भी मिलता रहेगा कन्वीनियंस अलाउंसेस जैसे उसको ड्यूटी परफॉर्म करने ऑफिस से घर घर से ऑफिस जाने के लिए जो कन्वीनियंस अलाउंसेस मिलता था वो अब भी मिलता रहेगा टूर्स एंड ट्रेवल्स अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है तो वो अलाउंसेस जो मिलेंगे वो अभी भी मिलते रहेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड दैट्स इट ये हमने आपको बताया सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में उम्मीद करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स आपके तैयार हो गए होंगे कुछ भी नहीं छूटा नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे ना तो हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे जिसको हम लोग नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करेंगे और एटीआर के भी तरीके से सॉल्व करेंगे दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे इफ द पर्सन इज गोइंग टू ऑप्ट एटीआर और इफ द पर्सन इज नॉट गोइंग टू ऑप्ट एटीआर in both of those two situations we'll try to calculate the tax liability and according to that we'll take our decisions next session में फिर आपसे मिलेंगे तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय थैंक यू थैंक्स अ लॉट